and it seems people to say that we are extremely waiting for the final speaker to come on the stage and share his valuable insights, because the journey what he has shown to the Surat city is something unbelievable. So friends, as we approach for the final speaker session, it's my honor to introduce Mr. Farooq Patel, whose impactful journey has led Surat to the new dimension. He is the chairman and managing director of KP Group, a leader in renewable energy, telecom infrastructure, and green hydrogen. Under his leadership, the KP Group has grown to a market cap of more than 80,000 crore, with a renewable energy portfolio exceeding 5.7 gigawatts. Dr. Patel's innovative approach is driving India's sustainability goals. His transformation leadership is shaping industry while making significant contributions to the social causes as well. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Dr. Farooq G. Patel on the line. A very good afternoon to all of you. After listening to the so many experience and the ethical people and everything inside and outside of the IPOs and things like Gopal Bhai, Ashok Rai, Rohan, nothing much to say. मेरे लिए कुछ बचा नहीं है. So I'll say नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र. बेहतरीन प्रोग्राम और इतनी अच्छी तरीके से लोगों को बुला के नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग. और जो नेम ले रहे हैं 2030 का कि हम लोग 50 IPOs लेके आएंगे, और आज 31 साल की जर्नी के बाद हम कह सकते हैं कि हम एक स्टेशन पे पहुंचे हैं कि आज हमारी सारी कंपनियां मिला के करीब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोगों ने हासिल किया. 1200 लोगों की टीम है और आगे भी बहुत कुछ करने वाली ये टीम है. हम अपनी करेंसी एक नोट, जैसे 2000 का नोट है या डॉलर का नोट है, पाउंड का नोट है, इस तरह से हम अपनी कंपनी की एक नोट पैदा करते हैं. मैं अपनी बात करूं तो 1994 से भले चालू किया, टेलीकम्युनिकेशन का काम किया, बहुत सारे बिजनेसेस किए, एंड सस्टेनेबल बिजनेस यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ 2008 में शुरू हुआ. उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि पैसे के बगैर ये बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कैपेक्स बहुत लगता है. जैसे रोहन भाई ने भी कहा पहले कि सबसे बड़ी मुसीबत की अगर कोई चीज़ है तो वो है पैसा इकट्ठा करना. और एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मेरा स्टोरी में तो ऐसा है कि कुछ भी नहीं था. माय फादर वाज अ बस कंडक्टर इन दिस सिटी, और वहां से लेके यहाँ तक का जर्नी इज टफ जर्नी. लेकिन लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जर्नी के बाद आप जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो आपको बड़ा सुकून होता है कि आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए. IPO एक ऐसी जर्नी है कि जिसके द्वारा आप अपनी वैल्यू को अनलॉक कर सकते हैं. सबसे पहला काम ये रहता है. दूसरा कि IPO के द्वारा आपको विजुलाइज करने लगते हैं लोग, जो मैं समझता हूँ. अदरवाइज जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन IPO के द्वारा एटलीस्ट मोर नाच रहा है, वो सब देख रहे हैं कि अब इसकी कला क्या होने वाली है. ये मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने ET के प्रोग्राम में कहा था कि IPO के द्वारा जो पैसा हमको हासिल होता है, बशर्ते ये कि हमारी नीयत ठीक ठाक. हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे या जो पैसा हमको पब्लिक देगी, उससे हम जो काम करने जाने वाले हैं वो बिजनेस के ग्रोथ में या फ्यूचर के ग्रोथ में, और लोगों को अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ जितने भी रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे. तो ये पैसा ऐसा है कि जिसको कभी वापस नहीं देना है, ना इसका ब्याज देना है. आप अपना वैल्यूएशन इससे क्रिएट करके मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं. और IPO इज द फर्स्ट स्टेप हमारी ग्रोथ की जर्नी का. उसके बाद बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. मैं अपनी ही कंपनी की बात करूं, 2016 में पहला IPO SME प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आए. तो वो IPO सिर्फ 27 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर 5.25 करोड़ रुपया लेके आया. और SME IPO होने की वजह से उसका विजुअलाइजेशन भी बहुत कम था, लोगों के अंदर में बहुत कम ट्रस्ट था, खास करके मर्चेंट बैंकर वगैरह इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे. बहुत कम लोग इसमें पैसा डालने को तैयार हो रहे थे. 27 करोड़ का मार्केट कैप आज 3700 करोड़ के मार्केट कैप पे है आज भी वो कंपनी, और मेन बोर्ड पे लिस्टेड है. आप सोच सकते हैं कि वो KP एनर्जी इज
140 गुना इसने अपना लोगों को रिटर्न दिया, जिसकी वजह से आज लोगों के बीच में या एटलीस्ट सूरत में तो केपी के नाम से कोई विश्वास का वातावरण पैदा होता है। दूसरा कंपनी 2019 में हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी के नाम से लेके आए, जिसका मार्केट कैपिटल उस समय था 160 करोड़ रुपया, जो आज की तारीख में करीब 11,000 करोड़ रुपया है। यानी आप सोच सकते हैं कि वो 70 से 72 टाइम्स 5 साल में उसने दिया। तीसरा कंपनी इसी साल हम लोग लेके आए मार्च महीने में, लास्ट ईयर 700 करोड़ था, जो 3200 करोड़ के पास में है, यानी 4 टाइम्स उसने 9 महीने में अचीव कर दिया है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक के हम किसी को वैल्यूएशन के अंदर में वेल्थ क्रिएट करके नहीं देंगे एज अ ओनर और एज अ कंपनी होल्डर, हम विश्वास के बगैर कोई भी आईपीओ या किसी भी का पैसा हमारी कंपनी में ले नहीं सकते। या तो एक मर्तबा लेंगे, दूसरी मर्तबा कोई आपके पास खड़ा नहीं रहेगा। अगर हमको बिजनेस को ग्रो करना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देके जाना है, तो वो देके जाना होगा कि कैसे विश्वास लोगों के अंदर में क्रिएट किया जाए। और विश्वास क्रिएट करने की सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझें, गवर्नेंस को अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से टैक्स वगैरह को पे करें, टीम को अच्छा मोटिवेट और बिल्डअप करें। बिजनेस को अच्छी तरह से अगर रन करेंगे तो बाकी की सारी चीजें हमारी जो कम्युनिटी, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो कर ही लेती है। ऐसा मेरा तयशुदा मानना है और वो मैंने हासिल किया है। न मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, न मैं कोई बिजनेसमैन या लेगेसी से हूँ, उसके बावजूद भी अगर मेरे जैसा आदमी इस जगह पे पहुंच सकता है तो मेरे ख्याल से सामने बैठे हुए सारे के सारे लोग बहुत अच्छी लेगेसी या बहुत अच्छे पैसों के ऊपर में बैठे हुए लोग हैं और अच्छे बिजनेस की और अच्छे एजुकेशन वाले लोग हैं, जो बहुत ही अच्छा काम इस सूरत के लिए, इस गुजरात के लिए, इस देश के लिए कर ही सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं। दिस इज माई थॉट कि अगर हमको अपने बिजनेस को बढ़ा के देश के लिए भी कुछ अच्छा काम करना है तो ये बेहतरीन जगह है जिसको हम कहते हैं कि हम इक्विटी मार्केट को अपने आप को डाल के डाइल्यूशन करके अच्छी तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से 50-100 साल या 200 साल भी हम लोग, 500 साल भी हमारी कंपनियां चल सकती है। विश्वास एक ही चीज ऐसी है। उसके बाद होता ये है कि आईपीओ आने के बाद में शुरू होती है जर्नी। बैंक पहले तो कुछ देता ही नहीं है। जैसे आपने अगर विश्वास एक मतलब क्रिएट किया तो फिर बैंक की लाइन लगेगी आपके पास इन्वेस्टर की लाइन लगेगी, आपके पास सप्लाई चेन बहुत बढ़िया हो जाएगा, लोगों का क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। लोग अच्छे पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, यानी टीम भी आपकी ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो। तो ये मेरा एक सोच है और मेरी एक अनुभव है कि अगर हमने इक्विटी मार्केट को सही ढंग से वापस उसको दिया वैल्यूएशन क्रिएट करके, और वो भी थ्रू अपने बिजनेस, यानी बात यहाँ पर आके अटक गई है कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर में हमको फोकस करना है। ऐसा नहीं होना कि अगर पैसा आ गया तो उसके बाद अब तो पैसा आ गया अब मैं आराम कर लूं, या मेरा पैसा न ब्याज चुकाना है, इसका न वापस देना है, तो मुझे जो मर्जी में आए मैं करना शुरू कर दूं। यकीन मानिए उससे आप अपनी ही नहीं लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों की भी कब्र खोद रहे हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा उस पर। और हम लोगों के सामने है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, विश्वास वाले भी और अविश्वास वाले भी। जब पहली मर्तबा में आईपीओ के अंदर में जब मैं आया तो वही स्टोरी है जो लोगों की होती है, आईपीओ लाना क्यों है। और ऐसे में तो आप लोग जानते हैं कि 26% का डाइल्यूशन होता है, तो 26% मुझे क्यों करना है, मेरे हाथ में से कंपनी चली जाएगी या मेरा कंपनी कोई टेक ओवर कर लेगा, आई डोंट नो कितने कितने ख्याल आते हैं सबको। लेकिन जब पहली मर्तबा आईपीओ लाके अपने वैल्यूएशन को देखा या अनलॉक किया, और ये ऐसी चीज है कि जिसको, ये कोई जमीन या फिजिकल चीज नहीं है कि जिसको टच करके आप उसका वैल्यूएशन देख सके या नाप सके या कोई उसका तराजू है। ये पब्लिक, और इतनी सारी पब्लिक, मैं आपको कहूंगा तो 2016 में हमारी कंपनी के 70 या 80 ही शेयर होल्डर थे और आज की तारीख में 3.5 लाख शेयर होल्डर है।
एक शेयर होल्डर भी होगा तो उसको भी जवाब देना होगा, आप कहीं से बच नहीं सकते। यानी इतना ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगा, इतना मजबूत गवर्नेंस रखना पड़ेगा और हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। आने वाले फ्यूचर के अंदर हम लोग को ये आशा है कि बहुत नजदीक के समय में रिटेल शेयर होल्डरों को बेस इतना बड़ा कर देना है कि एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लोग जो इक्विटी में है उन सबके तक हम लोग रीच कर जाए। ये जो प्रोडक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारा कामकाज जो है वो सोलर और विंड का है। हम इसके अंदर में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं करते हैं और मेहनत से कभी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये लगता है इजी बिजनेस, लेकिन ये ओपन बाउंड्री बिजनेस है। अगर मैं कहूंगा तो आप लोग ताज्जुब करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा बिजनेस गुजरात के अंदर में करीब 10,000 एकड़ लैंड में तो फैला हुआ है, लेकिन अगर किलोमीटर वाइज जाएंगे तो 2200 किलोमीटर के अंदर ये बिजनेस फैला हुआ है। यानी इसकी कोई टेरिटरी नहीं होती है, यानी हर जगह के ऊपर चैलेंज होती है। वो ऐसे चैलेंज वाले बिजनेस के अंदर किसी का पैसा लेना और उसको सेव करना और 6-7 साल में 140 गुना करना, ये एक बड़ी चीज होती है। लेकिन हमारी कंपनी ने, हमारे लोगों ने इसको करके दिखाया और आने वाले फ्यूचर में भी 2030 में हमारे पीएम साहब और हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि 500 गीगावाट तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। तो उसके लिए हम लोग भी तैयार है और 10 गीगावाट तक हम आज की तारीख में 1.3 गीगावाट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 6 गीगावाट के ऑर्डर्स है और 10 गीगावाट तक हम लोग 2030 तक में यही और हेड ऑफिस से हम लोग पहुंचेंगे। तो आई विल से कि देखो, अगर हमको इन्वेस्टमेंट में आना है तो प्रोडक्ट को देखना है, प्रमोटर को देखना है और बिजनेस की लॉन्गेटिविटी और इंसानियत के खिलाफ का कोई भी काम न हो, ये 4 चीजों को हम अगर पकड़ के चलेंगे तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट भी आपका जो आप आशा रखते हैं उससे कई गुना अच्छा होगा। दूसरा, अब मैं बात करूंगा जो लोग आईपीओ लाने वाले लोग हैं, वो लोगों को चाहिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी, मेहनत, विश्वास का वातावरण पैदा करना, गवर्नेंस खड़े करना, कि गवर्नेंस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और टीम को मजबूताई से बिल्डअप करना, नॉलेज देना, ये सारी चीज़ों के साथ में ही एक सक्सेस हो सकते हैं। और मेरे लिए तो वो सक्सेस का मंत्र रहा है। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे जो सूरत के लोग होंगे वो हम लोगों को शायद जानते ही होंगे कि हम आज सूरत की शायद 20,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली एक ही ग्रुप है कि जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ और बहुत जीरो से अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगेन वही मेरा चीज़ है कि तो फिर बहुत सारे लोग के पास बहुत कुछ है और हम सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई 1 या 2 आदमी होने से देश नहीं बढ़ जाएगा, हम सबको एक ही साथ में एफर्ट करना पड़ेगा। How many of you know that KP Group is one among those 500 groups of India? Anyone know that? Great. There are so many achievements, so many accolades with him that if I start speaking, I think I'll require an hour or so. So anyway, I'll move ahead, keeping in mind the vision or mission which we have got of CC for 2030, that we want to have 50 IPOs. You already have 3 IPOs, right? So we would like to know here, though you have covered a lot, but still like to know from you, how did you come up that one should have an IPO from the mindset, right? Then the challenges, then how did you overcome those challenges? Because challenges are also of different types, right? That's again okay. Then comes situation where what after IPO? We'll love to hear from him his experiences again after IPO. So all these 3 things, we'll get to know from him. So sir, with all due respect to start? Please. Done. So we'll start with the first thing. So what was the driving force behind your decision to take the company public first time in 2016? As I told you that जरूरियात ईजाद की माँ होती है। तो जरूर त्यारे होए नहीं, जरूर जब होती है तो आपको ऑटोमेटिक विजन, बहुत सारी चीज़ें आपके आजू बाजू का माहौल, ये सब सारी चीज़ें आपको बना देती है कि आपको आईपीओ के अंदर से पहले तो बैंक पैसा देती नहीं है, तो भाई पैसा कहाँ से इकट्ठा करना, आपके पास विजन तो है लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे। दूसरा ये कि एक हमेशा से एक चीज़ मेरे माइंड में तो थी
आई ऑलवेज थिंकिंग किस तरह से मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू को क्रिएट करें। 2008 का मुझे पता है, मैं 2016 में लेके आया। 2008 में मैंने किसी लोगों से कहा था कि इन 2012, उस समय तो सिर्फ रिलायंस था, धीरू भाई अंबानी का ही नाम था, तो वहीं से एक छोटा सा इंस्पिरेशन तो मिला था मुझे कि कहीं ना कहीं IPO शेयर बाजार के अंदर जाना है और उसको लेके आना है। एंड देन वी डिसाइडेड कि कौन सी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम लोगों ने 2012 से शुरू किया। 2008 से कंसेप्ट हो गया। रोहन भाई और अशोक भाई ने जिस तरह से कहा कि पहले सालों में तो वैसा ही होता है, कुछ हाथ में तो आता नहीं है, मेहनत करते रहना बहुत है। पुराने बिजनेस से जो कमाया था वो रखा, लेकिन 2012 के बाद से थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ। 2016 में फिर 12 की जगह पे 16 में हम लोग IPO फर्स्ट लेके आए। सो यू कैन से कि एक तो पैसा भी था, दूसरा कि अपने आप को विजुलाइज दुनिया के सामने करें, और वही चीज़ें हम लोगों को शायद लेके आई IPO के अंदर। Thank you, sir. So, you would have come across lot of hurdles, lot of unexpected, challenges. So I'll not say expected challenges. So by default, they were expected, So there were lot many unexpected challenges to come through. So the point is, challenges, everything is okay. The winning point is, how did you overcome those? That we would like to know, every one of us here. तो उसके लिए तो मेरे पास एक ही जवाब है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई, और मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसा कर लिया, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली, और इस तरह से ही हम लोग अपने आप के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। बहुत सारी मुश्किलें आती है, ऐसा नहीं है कि एक ही इसी ही बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में आप चले जाओगे तो मुसीबतें तो आनी आनी है। फ्रॉम द बिगिनिंग आप कहीं से भी कोई कुछ नहीं करता है ना, तो उसके लिए मुसीबत क्या है पता है? नींद नहीं आती है। अरे कितनू ऊँघे यार। तो ऐसा है नहीं कि किसी भी बिजनेस के अंदर मुश्किलें नहीं है। हाँ, अब आपके मुसीबत को आपको पहचान के उसको बाकायदा संजोत के उसके लिए राइट पीपल राइट काम के लिए रखोगे, तो मेरे ख्याल से उस मुसीबत को पार होने के लिए वो लोगों की और टीम की मदद से उस चीज़ को आप आराम से कर पाओगे। लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रियल में मुसीबत है। वो मुसीबत को राइट पीपल के साथ में आप एड्रेस करो। बहुत अच्छा साहब ने अभी बताया यहाँ पर कि आप चर्चा उन लोगों से करो कि जो लोग इसके नॉलेजेबल हो। मैं वकील के पास अपना सर का दर्द लेके जाऊंगा, बोलेगा डॉक्टर के पास जा यार, यहाँ क्यों आया? तो हमको ये देखना है कि किसके पास कौन सा काम लेके जा रहे हैं। दैट्स अ मेन थिंग। और हमारे इन्वेस्टर यानी इक्विटी में तो हमारे मर्चेंट बैंकर है, मार्केट मेकर है, सो मेनी CAs हैं, रेगुलेटरीज हैं, लॉयर्स हैं। उन लोगों के पास जाके ही आप अपनी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तो सर इसी से कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी IPO की जर्नी के अंदर या IPO प्रोसेस के अंदर इन्हीं एडवाइजर्स का क्या रोल रहा है? मे बी मर्चेंट बैंकर, ऑडिटर्स या लीगल टीम, तो इन लोगों का IPO प्रोसेस के अंदर एक्चुअली रोल क्या रहता है? बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक IPO की कंसेप्ट से लेके IPO लाने तक का पूरा रोल इन लोगों का ही होता है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, रेगुलेटरीज के नॉर्म्स को या सेबी या इन्वेस्टर के विश्वास को जीतने के लिए कौन से कायदे कानून है उसको समझाने के लिए ये लोग हैं। मर्चेंट बैंकर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मार्केट मेकर हैं आपके, रेगुलेटरीज हैं आपके, देन लीगल एजेंसीज हैं। यानी अभी जो हमारे स्पॉन्सर्ड मेहता एंड वेल्थ, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इस पे। मेरे ख्याल से IPO आने के तक भी और IPO आने के बाद भी दे आर द रेगुलर। अच्छा, वो जितने इंटेलिजेंट होंगे आपके अंदर में ताकत भी इतनी ही वो भरेंगे जी। और आपके कंपनी के काम के साथ साथ में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम तो कंपनी का काम करेंगे ना। सी कोई केमिकल बनाएगा तो कोई चिप्स बनाएगा, कोई विंड खड़ी करेगा, बाकी के सब काम तो इन्हीं को देखने, और वो जितने विश्वास होंगे उनका बहुत बड़ा रोल है। द आंसर इज सो अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें, एग्जांपल मर्चेंट बैंकर है, तो व्हाट एग्जैक्टली व्हाई वी वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स, एट टाइम्स वी कंफ्यूज विद पीपल। सो व्हेन वी से कि आई वांट टू गेट एन IPO, so there pops up 2-3 people, we'll help you getting IPO. Now what is he, maybe he's CA, I don't know how good exposure he has got. He'll have some tie-up with merchant banker or somebody. This is how he'll talk to us. And everyone knows
Surat is coming up like anything, and definitely what mission we're carrying will go, definitely achieve it. The only point is we still today are very not confident actually. If we talk about point 1, point 2, point 3, like what merchant banker will do actually, So what exactly benefit I am going to get out of merchant banker? मर्चेंट बैंकर का काम एक ही होता है कि आपकी स्टोरी वो सुनेंगे, आपके बिजनेस को देखेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल इन योर बिजनेस टू अनलॉक योर वैल्यूएशन, और उसको पब्लिक में ले जाने के लिए वो आपको इंसिस्ट करेंगे। अगर उन्होंने इंसिस्ट किया है तो नेचुरली कोई ना कोई वैल्यूएशन उनको देना होगा। एक दूसरे नंबर में कि वो मर्चेंट बैंकर जो है उनके पास में इन्वेस्टर का बैंडविड्थ क्या है, दैट ऑल्सो द मीन। तो वो बैंडविड्थ को चेक करेंगे हम कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हो, कोई बोलेगा मैं 100 करोड़ का आईपीओ ला रहा हूँ मर्चेंट बैंकर, और पता चलेगा कि फिर 20 करोड़ का लाने के बाद 80 करोड़ आप ही जुगाड़ करो फारूक भाई। ऐसे भी बहुत सारे, मैंने तो 3 आईपीओ लेके आया और तीनों में से दूसरे 2 मैंने मेन बोर्ड पे भी लेके आया। उसके बाद में एक कंपनी के 2 मरतबा मैंने QIP भी लेके आया। सो आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दैट कि पहले आपको ये बोलेंगे अरे हम तो 500 करोड़ दे देंगे, उसके बाद 100 करोड़ के बाद बोलते हैं कि 400 करोड़ आप जुगाड़ करो, नहीं तो आपका आईपीओ फेल हो जाएगा, आपका QIP फेल। सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो यू हैव टू बी गिव द कॉन्फिडेंस। अगर आप मर्चेंट बैंकर हो तो आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर मैं आपसे ले रहा हूं तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा मर्चेंट बैंकर कितनी अच्छी तरह से इस आईपीओ को या QIP को कंप्लीट करवाएगा थ्रू द रेगुलेटरीज, और इनके पास में कितनी फौज है और वो फौज मजबूत है कि नहीं, उसका ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है मन में, खासकर ये बात लागू होती है सूरत पे। आई थिंक एवरीबडी विल नॉट, अपन लोग टैक्स भरना नहीं चाहते, लेकिन अपन चाहते हैं कि अपना वैल्यूएशन बड़ा हो जाए। तो इसके लिए एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन, बिकॉज अगेन आई सेड ना, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है कि टैक्स भरना नहीं और आईपीओ लेके आना है। अगर हमको 100 रुपये कमाने हैं तो 130 रुपये ही कमाने होंगे, तभी आपके जेब में 100 रुपये टिकने वाले हैं, अदरवाइज वो 100 भी चले जाएंगे बगैर इसके। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि टैक्स का इवेजन या टैक्स को बचा के या टैक्स को इस तरह से चोरी करके हम यूं समझे कि हम आईपीओ लेके आ जाएंगे या बिजनेस को बड़ा कर लेंगे और पीढ़ियों की बातें करेंगे। तो बात ही बिल्कुल फंडामेंटली बोगस है, उसको फंडामेंटल से ही रिजेक्ट कर दो। बगैर टैक्स से कुछ होने वाला नहीं है। कंट्री में रह रहे हैं और उसको टैक्स चाहिए तो देना। अब उसके पीछे रीजन नहीं ढूंढने हैं कि ये टैक्स से हमारे रोड नहीं बन रहे, वो हमारा काम नहीं है। जिसका काम है ना उसको करने दो, हमको काम, हमारा काम है पैसा कमा के टैक्स भरो भाई। क्योंकि सर 50 तो कहने को आईपीओ हो गए, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना वो 50 पे नहीं है, वो इम्पैक्ट 200-250 लोगों पे एक्चुअली। उसके आसपास जो और लोग भी हैं उन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनकी भी थॉट कुछ बदलने वाली है, उनका भी माइंडसेट चेंज होने वाला है। सी योर टारगेट इज अ वेरी गुड एग्रेसिव टारगेट। इतने सालों में मेरे ख्याल से सूरत में अभी तक में 15 शायद आईपीओ या 10 आईपीओ आए हैं, उसमें फॉर्चुनेटली 3 मेरे ही है। इससे इफेक्ट आप तो 250 आदमी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर 50 आईपीओ हम लाएंगे तो कम से कम 5000 लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट गिरेगा। वाओ, ये क्या राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस प्लेस एवरीवन, एंड दिस रूम हैज गॉट पीपल। 5000 पीपल का भविष्य आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तो मैं यूं कहूंगा 5000 को फैल्दी रिच बनाने की थ्रू द वेल्थ कर रहे हो, और वो भी लीगल टर्म्स में। That's a very good thing. Thank you so much, sir. And I think everyone we can understand from what he's saying. तो अपन लोग थोड़ा टैक्स को थोड़ा सा पे करना शुरू करें। Every pat is equal to some amount of valuation for us. What was the most rewarding outcome of going public, both the company and for you personally? एक ही चीज हुई है, सक्सेस। कोई नहीं जानता था, मैंने अभी कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आईपीओ के बाद सबने देखा। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए भी और मेरी कंपनी के लिए भी। भाई कोई जानता भी नहीं था, अभी पूरी दुनिया जानने लगी है, इससे अच्छा तो बेनिफिट क्या हो सकता है। और रहा सवाल पैसे का, तो वो तो जैसे अभी रोहन ने शायद कहा था कि वो कोई पैसा लेके, अब मेरे पास 10,000 करोड़ है तो वो वो छूटे करने वाले नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि मैं पूरी कंपनी में बेच दूं, वहां तक तो पैसा है ही नहीं। लेकिन उससे एक वैल्यूएशन क्रिएट होती है, आपकी करेंसी बाजार में चलती है, एंड दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट। सप्लाई चेन हो या आपके साथ में जुड़ने वाले लोग हो, प्रोफेशनल हो, इवन आपकी जो आपको चाहिए समाज से, समाज में इज्जत का बढ़ना,
आपकी तरफ से आपने किसी के बीच में आप गिरे तो उसका सॉल्यूशन हो जाना, बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है। और इस इमेंस बेनिफिट फॉर अस, फॉर इंडिया, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 4 to 5% पीपल, वो भी कोविड के बाद हम लोग इक्विटी में आए हैं। आप देखो जो डेवलप कंट्री है उसमें 76 to 79% पीपल आर इन इक्विटी। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा बाजार है और हमको इसका लाभ लेना चाहिए। So, sir, now, it's a fast chat. So, I'll go for some rapid questions, quick answers and all. As an entrepreneur, I would like to know your motto or mantra. देखो, कुछ भी हो जाए ना, आपके पैर जमीन पे रखो, लेकिन आपका सीना और सर जो है वो हमेशा आसमान की तरफ उठा के। Fantastic, sir. Superb. So, if I want to have one word, if you can sum up your entire IPO journey, one word if you can give me. One word is success. Perfect. Our mission, you know very well, sir. How many IPOs by 2030 from Surat? एग्रेशन क्वेश्चन थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन इतना जरूर है कि सूरत की पब्लिक और सूरत के खमीर को देखते हुए आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, यू विल बी 100% सक्सेस इन दैट। Thank you so much. So, sir, I would like to know in this closed room, when is your next IPO, sir? नेक्स्ट IPO विल कम इन नेक्स्ट दिस ईयर ओनली, मीन्स शुरू हो गया है और उसका नाम होगा सनड्रॉप। Wow. सर एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में, व्हेन यू शुड गो फॉर IPO, जब पैसा है पॉकेट में तब, या जब पॉकेट में पैसा नहीं है तब? जब आपके पास काम हो तब। Super. So now we'll have one, before I go for a audience question, I'll go for one contributing question, sir. One advice, because in this room I think out of 50 I can see around 20 to 30 people are there who are really aspiring for IPO. One single advice which you can give to them. आपका जो काम है उसको आपको बड़ी मेहनत से करना हो। आप काम करो, वैल्यूएशन पब्लिक और वैल्यूएशन आपके मर्चेंट बैंकर आपको दे ही देंगे। जिसको भी IPO लाना है, अगर काम है तो IPO लेके आ जाओ, इस बेहतरीन चीज़ है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शर्त इतनी है कि विथ कंप्लायंसेस, एज यू से टैक्स पेइंग, और जो प्रॉमिस आप करो उस प्रॉमिस को ख़त्म करने के लिए या उस प्रॉमिस को हाईएस्ट ऑफ द हाइट पहुंचाने के लिए आप दिन रात कुछ भी हो जाए उस प्रॉमिस को मत तोड़ो, यानी विश्वास को क्रिएट करो। IPO इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मार्केट। मेरा स्टोरी में बताऊं, पहले IPO में 6.25 करोड़ रुपया लेके आए जी, दूसरे IPO में 42 करोड़ रुपीस लेके आए, लेकिन उसके बाद तीसरे IPO में 190 करोड़ हाईएस्ट SME IPO, लेकिन QIP में 1300 करोड़ रुपया लेके आए। अभी सनड्रॉप का प्री IPO किया तो 400 करोड़ रुपया लेके आए विद इन 1 वीक। सो वंस विश्वास हो जाएगा तो 42 करोड़ वाला जो कंपनी है उसी को 1300 करोड़ रुपया कंपनी दूसरे लोगों ने दिया, और वो भी SBI वगैरह, मर्चेंट बैंकर वगैरह। यू अंडरस्टैंड? अगर विश्वास क्रिएट हो गया तो पैसा, आई डोंट थिंक कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, और ख़ास करके हमारे अशोक भाई ने जैसे कहा कि जय जिनेंद्र वाली चीज़ें हैं, अब इसी जो कहाँ कमी है, विश्वास दो ना उनको, पैसे कमा के दो, आ जाएगा पैसा। Audience, I think you should not lose this opportunity, interacting and asking question from Dr. Farooq Patel. What is the importance of having sufficient set of competitive advantages? हमारे इस ग्रुप में लगभग 20-30 जैसे रिलीज मैंने बताया कि इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, those who want to go public. अपने ही बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज IPO डिजाइन के पहले क्या होंगे, हाँ, तो उस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि सबसे ज़्यादा गवर्नेंस को हम इंटरनली शुरू कर दें, सुधारना एक, दूसरा ट्रांसपेरेंसी शुरू कर दें, तीसरा बिजनेस को रियल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस विद द टैक्सेशन शुरू कर दें। ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम 3 साल पहले करना शुरू ही कर दें, क्योंकि विदाउट 3 साल की बैलेंस शीट अच्छी होने के बगैर तो IPO वाला IPO ही नहीं, मर्चेंट बैंकर हाथ में नहीं पकड़ेगा आपको। तो पहले 3 साल तो हमको इसी के ऊपर प्रैक्टिस में लग जाना है। अगर आपको आज की तारीख में बिजनेस शुरू है, यस्टरडे तक था, लेकिन अगर 2030 में लाना है तो आज से शुरू कर देना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव में आपके जो चीज़ें अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमको कॉम्पिटिटिवली
टैक्सेशन पार्ट, रेगुलेटरी पार्ट, इंटरनल टीम को स्ट्रॉन्ग करना, उनकी बैंडविड्थ को बढ़ाना कि देखो हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो उससे बड़ा फायदा ये होगा कि जो मुसीबतें हम पे पड़ी, यानी हम लोग जब शुरू किए ना तो हम लोगों को इतनी मुसीबत पड़ी कि 1.5 साल हो गया आईपीओ लाते हुए, लेकिन अगर कोई ढंग से इसको पहले से डिजाइन करे तो मेरे ख्याल से 6 महीने में भी आईपीओ ला सकता है। अब हम लोग ला सकते हैं 6 महीने 9 महीने के अंदर आईपीओ, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने उसकी जगह पे रख दी है। लेकिन सर इसमें जस्ट टू एक्सटेंड दिस क्वेश्चन, मैं कमा रहा हूं वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने कंप्लायंस प्रॉपर्ली किए जैसा बताया आपने, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि मैं कंप्लायंस कर रहा हूं मेरा प्रॉफिट गिर रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो ज्यादा कमा रहे हैं। वो लग रहा है आपको ऐसा कि वो ज्यादा कमा रहे हैं, इट्स नॉट। हर चीज को लॉन्ग रन में सोचो, 1 महीना 2 महीना और 1 साल 2 साल किसी ने ज्यादा आपसे कमा लिया, नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप आईपीओ में जिस दिन आओगे, आपका वैल्यूएशन जब होगा ना, तो उस समय पे आपकी कमाई 10 करोड़ का प्रॉफिट, 15 करोड़ का प्रॉफिट को आप गिनोगे भी नहीं। एक जमाना था, 2004 की बात कर रहा हूं मैं, 2004 में मेरी कंपनी का टॉप लाइन था 40 लाख से 50 लाख रुपया। आज मेरी कंपनी का टॉप लाइन होने जा रहा है 4000 करोड़ रुपया। यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। सुपर्ब। यानी कहने का मतलब कि वो चीजें अगर हम डिसाइड ये करना है कि डू वी वांट टू गो फॉर द अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यू, अगर हमको अपनी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ना है तो हमारे कंपटीशन के बारे में या हमारे कॉम्पिटिटिव लोग कितना कमा रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। हमको तो सारी की सारी चीजें रेगुलेटरी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले साल 2 साल प्रॉफिट कम दिखाई पड़े ड्यू टू हम लोगों ने रेगुलर किया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपकी वैल्यू क्रिएट हो रही है ना, लोगों के अंदर में आप दिखोगे। और इसके बगैर, कंप्लायंस के बगैर, बुक्स के बगैर हम सोचे भी नहीं कि हमारी वैल्यू हो सकती। उसमें से आपने क्या इसलिए कि जो वो भी आपके साथ साथ में इक्वली ग्रो हुए और हैप्पीनेस में और ऐड ऑन करते गए? वेरी नाइस। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बगैर टीम के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, वो हम सबको समझ में आता है। और हम सब बिजनेस करते ही हैं। किसी के पास 10 होंगे लोग तो किसी के पास 1000 लोग हैं, तो किसी के पास 10,000 लोग हैं। और 10 लोग वाला भी ये चाहेगा कि मेरे लोग खुश रहे ताकि मेरा काम ढंग से हो। Everyone is thinking this way. Even at the home also, आपके और मेरे घर में भी घरवालियाँ भी या माएँ भी यही सोचती होगी कि मेरी काम वालियाँ खुश रहे या मेरा काम वाला खुश रहे तो मेरा घर ढंग से चलेगा। That's a पक्की बात है उसमें। अब इसमें बड़े लेवल पे हम चले जाते हैं, तो हम ये हमेशा ये सोचना रहेगा कि हमारी टीम कौन सी चीज़ों से खुश रह रही है। तो जैसे तरह से आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एवरी ईयर ऑलमोस्ट वी आर गिविंग द ई-शॉप टू दी अवर एम्प्लॉइज। और हमारे यहाँ पर स्पेशली मैं केपी की बात करूँ तो हमारे प्यून से लेके टॉप मैनेजमेंट तक कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो कम से कम 20 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ वाले लोग भी हमारे यहाँ पर है कि जिसको हम लोगों ने ई-शॉप दिए हुए हैं। सो दैट यू हैव टू, इकोसिस्टम को तो मजबूत रखना पड़ेगा। देखो, आपके अंदर के, आपके आजू बाजू वाले को ही आप खुश नहीं कर पाओगे तो हम दुनिया को खुश करने के सपने छोड़ दें। बहुत सीधी सी बात है, सिंपल। मैं लास्ट में एक चीज़ की नोट सभी को देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम कमा रहे हैं थ्रू दी सोसाइटी ही हम कमा रहे हैं, थ्रू दी नेशन ही हम कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जो कमाएंगे उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ट्राई टू गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। और हम सब जानते हैं, और मैं अभी एक लेक्चर में गया था, मुझे बुलाया था IIM अहमदाबाद में। तो आई हैव सेड दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ दी IIM अहमदाबाद पीपल। सारे बड़े अच्छे लड़के थे, डीन वगैरह भी थे। तो मैंने सबको एक चीज़ कही कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है वो है मौत। और सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग क्या है? हम सबको पता है कि मौत आनी ही है, उसके बावजूद भी काम करना ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग है। सबसे बेहतरीन बदला इंसान को वहाँ से मिलेगा कि इंसान के लिए इंसान काम करे, इंसान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे। यकीन मानिएगा कि आप मौत को भी मात दे सकते हो थ्रू इंसान। जिस तरह से श्री राम ने दिया, जिस तरह से
मोहम्मद पैगंबर ने दिया, जिस तरह से कृष्ण ने दिया, जिस तरह से गांधी जी ने दिया, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने, इन लोगों ने मौत को मात दे दी, मौत होने के बावजूद भी वो जिंदा है। इसी तरह से अगर हम लोगों को भी कुछ लेगेसी छोड़नी है तो इंसान के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को काम करना होगा, और जितना काम इंसान के लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे, सब इंसान मिलकर हमको फ़ायदा पहुंचाने वाले ही हैं, और उस पर कोई दो राय नहीं है। बटन का फैक्ट्री भी खाली खोल लेंगे इंसान के फ़ायदे के लिए, तो भी वो इंसान 100 साल तक अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर पाएगा। दैट्स द गारंटी। थैंक यू सो मच।